तो थॉर वैसे तो एक बहुत पावरफुल अवेंजर है, लेकिन ऑडिन फोर्स के साथ इसका लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एमसीयू में थॉर के पास ऑडिन फोर्स होती तो अपना आयरन मैन अभी जिंदा होता, हाइमदल जिंदा होता, लोकी जिंदा होता, प्लस थैनोस कभी इन्फिनिटी स्टोन्स तक पहुंच ही नहीं पाता एंड सारे कलेक्ट कर ही नहीं पाता। लेकिन आखिरकार क्या है इस ऑडिन फोर्स में जो कि इसको इतना खतरनाक बनाती है? आज के इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इफ थॉर हैव ऑडिन फोर्स इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि ऑडिन फोर्स एक्चुअल में है क्या चीज। मैंने आपको ये बात कई बार एक्सप्लेन किया है कि ऑडिन फोर्स एस्गार्ड के फर्स्ट किंग के पास थी एंड ये किंग टू किंग सरपास होती रहती है। एक बार ये बॉर के पास आई होगी एंड फिर ऑडिन के पास एंड फिर थॉर के पास। बट इस फोर्स की सबसे खास बात यह है कि एस्गार्ड के जितने भी किंग्स थे उन सब की पावर स्टेप बाय स्टेप अगले किंग में जाती है। जैसे बॉर में जो पावर होगी वो एस्गार्ड के पिछले जितने भी किंग्स थे उन सब की होगी। ऑडिन में बॉर की सारी पावर्स होगी एंड एस्गार्ड के जितने भी प्रीवियस किंग्स हैं उन सब की पावर होगी। एंड इसी तरह जब ऑडिन फोर्स थॉर में जाएगी तो थॉर के पास ऑडिन की सारी पावर होगी, बॉर की सारी पावर होगी एंड प्रीवियस सब किंग्स की पावर होगी। एंड यही बात ऑडिन फोर्स को अनस्टॉपेबल बनाती है क्योंकि एस्गार्ड के जितने भी किंग्स हैं उन सब की पावर अगले बंदे में एंड ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चलती रहती है। खैर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज आपको पता ही होंगी, कुछ इस तरह की है। खैर मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इफ थॉर हैव ऑडिन फोर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि थॉर को ऑडिन फोर्स मिलती कब? ऑब्वियसली तब जब थॉर रैग्नारोक मूवी में ऑडिन थॉर को समझा रहा था एंड हेला पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उस टाइम अगर थॉर को ऑडिन फोर्स मिलती तो एकदम न्यू पावर्स के खिलाफ हेला के खिलाफ खड़ा होता। और यहाँ पे सबसे पहली चीज होनी थी कि सर्टर कभी एटर्नल फ्लेम से फुली चार्ज होना ही नहीं था क्योंकि थॉर अकेला हेला को बीट कर देता। ऑडिन फोर्स इतनी पावरफुल मटेरियल है जो कि हेला को बीट कर सकती है इवन इन एस्गार्ड। और अगर आपको समझ नहीं आई तो ऑडिन ने अपनी ऑडिन फोर्स से प्राइम सर्टर को बीट किया था, वो प्राइम सर्टर जिसने हेला को एस्गार्ड में ही बीट कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि थॉर भी ऑडिन फोर्स के साथ कर पाता। अब आगे क्या, सर्टर कभी आया ही नहीं, एस्गार्ड कभी डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं, इसीलिए एस्गार्ड के जितने भी लोग थे वो एस्गार्ड में ही सही सलामत रह रहे हैं। लोकी भी वहीं पे है, थॉर भी वहीं पे है एंड ऑडिन फोर्स के साथ थॉर एस्गार्ड का न्यू किंग बन चुका है। और अब यहीं पे चालू होगा अपने थैनोस का कॉन्सेप्ट क्योंकि थैनोस ज़ेंडार को तबाह करके पावर स्टोन को लेके स्पेस स्टोन की ओर बढ़ रहा होगा एस्गार्ड के लिए। अब यहाँ पे अगर थैनोस डायरेक्ट अटैक करता है तो थॉर अपनी ऑडिन फोर्स से पावर स्टोन को काउंटर कर सकता है। वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भले कर देती हो लेकिन थैनोस इस पोटेंशियल पे उसे यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे स्पेस स्टोन भी तो चाहिए। इसलिए थॉर इसी का फायदा उठा के ऑडिन फोर्स का फुल पोटेंशियल में यूज करके थैनोस की बैंड बचा सकता है। बात कई जगह कंफर्म हुई है कि ऑडिन फोर्स 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे सकती है, तो एक तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो आप लोग बिल्कुल गलत हो क्योंकि थैनोस इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। थैनोस ने इतने टाइम में एस्गार्ड में अटैक इसीलिए नहीं किया था क्योंकि बहुत ऐसी थ्योरीज है कि वो ऑडिन से डरता था। ऑडिन के खौफ की वजह से वो एस्गार्ड में कभी भी अटैक नहीं कर पाया। लेकिन अब जब उसे ये बात पता चलेगी कि अब ऑडिन की सारी पावर थॉर के अंदर है, वो पागल नहीं है कि सीधा अटैक करने थॉर के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए थैनोस अपने प्लान को बदलेगा एंड बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए निकलेगा। अब बिल्कुल सेम वो ज़ेंडार से पावर स्टोन को लेके आएगा, फिर वो डायरेक्ट चल जाएगा कलेक्टर के पास, वहाँ पे वो रियलिटी स्टोन को लेगा जैसे उसने लिया था। अब वो पहुंच जाएगा गमोरा के पास एंड अब वो जाएंगे साउल स्टोन को लाने। अब थैनोस के पास हो जाएंगे टोटल 3 इन्फिनिटी स्टोन। तो अब थैनोस को चाहिए होंगे 3 और इन्फिनिटी स्टोन। एक तो उसे एस्गार्ड में मिलेगा जहाँ पे वो नहीं जा सकता, इसीलिए वो डायरेक्ट जाएगा अर्थ जहाँ पे वो अवेंजर्स से 2 इन्फिनिटी स्टोन्स ले सके, टाइम स्टोन एंड माइंड स्टोन। तो अब इसीलिए थैनोस अवेंजर्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देगा। बट यहीं पे होगी हमारे थॉर की एंट्री क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आई तो बाकी जगह से थॉर का ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे यानी अर्थ में पूरी प्रोटेक्शन एस्गार्ड के अंडर है। इसीलिए थॉर डेफिनेटली थैनोस के ऊपर एक बहुत सख्त कदम उठाएगा एंड उसके ऊपर अटैक करने आ जाएगा। तो यहाँ पे अब फिर से थैनोस एंड थॉर की फाइट शुरू हो जाएगी। थैनोस के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स है बट आई डोंट थिंक कि वो ऑडिन फोर्स को टक्कर दे सकते हैं। पावर स्टोन को हमने डिस्कस कर लिया, साउल स्टोन को हमें उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया है तो इसकी ट्रू पावर्स को हम नहीं कह सकते कि क्या है। लेकिन थर्ड स्टोन है उसका रियलिटी स्टोन जिससे वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड थॉर को कंफ्यूज कर सकता है। बट अगेन थॉर के पास ऑडिन की सारी पावर है तो मे बी वो उसके मैजिक से उसे काउंटर कर पाएगा। ऑडिन फोर्स का मतलब यही है कि आपकी न्यू जनरेशन में आपकी सारी पावर्स आ जाती हैं। मे बी ऑडिन की पावर्स उसे हेल्प कर सकती है रियलिटी स्टोन से भी बाहर निकलने के लिए एंड जिस बंदे के पास म्योल्निर या गन्ने जैसे वेपन्स हो उसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल होगा।
यानी कि थैनोस यहीं पे हार जाएगा एंड सब कुछ खुश। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है एंड वो है लोकी। लोकी हर जगह घूमता रहता है स्पेस में, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जब ये हेला को हराएंगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। अब थैनोस के पास एक और अपर हैंड रहेगा कि उसने ये 3 स्टोन्स तो ले लिए, मतलब पावर स्टोन ले लिया, गमोरा से साउल स्टोन ले लिया, कलेक्टर से रियलिटी स्टोन ले लिया। लेकिन अगर लोकी भी एस्गार्ड में नहीं होगा, हमेशा की तरह एस्केप कर जाएगा, तो थैनोस डेफिनेटली लोकी को भी ढूंढ लेगा। जैसे ही वो लोकी को ढूंढेगा उसे मारेगा, स्पेस स्टोन भी अपने थैनोस के पास। तो अब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हो गए, तो 2 लेने के लिए वो फिर से अर्थ पे अटैक करेगा एंड यहाँ पे अब थॉर फिर से उसे काउंटर करेगा। 3 स्टोन्स का हमने डिस्कस कर लिया, बट स्पेस स्टोन का क्या? स्पेस स्टोन के एनर्जी ब्लास्ट को हमने उतना ज्यादा नहीं देखा है, बट मे बी थॉर ने अगर इन 6 स्टोन्स के रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लिया था अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से, तो थॉर गमनीर या ऑडिन फोर्स से स्पेस स्टोन को भी काउंटर कर सकता है। लेकिन थैनोस के पास एक अपर हैंड ये रहेगा कि स्पेस स्टोन से जब वो बैटल हारने लगेगा तो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएगा, बट ये भी ज्यादा देर तक वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि थोर भी उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाएगा एंड थैनोस को वहीं पे मार देगा। अब आप लोग कहोगे कि थोर वहां पे टेलीपोर्ट होगा कैसे, क्योंकि उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर तो है ही नहीं है, क्योंकि हमारी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थोर कभी गार्डियन से मिला ही नहीं था, वो स्टॉर्म ब्रेकर बनाने कभी किया ही नहीं था। तो अब क्या होगा? तो आंसर एकदम सिंपल है कि थोर हाइमदाल की हेल्प लेगा, क्योंकि हमारे इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थैनोस ने कभी इस स्पेसशिप पे अटैक ही नहीं किया था, तो हाइमदाल भी जिंदा होगा, राइट? इसीलिए अब हाइमदाल थोर को उस प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर देगा जहां पे थैनोस है, क्योंकि हाइमदाल एक ऐसा बीइंग है जो पूरे यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा हो वो उसे देख सकता है। इसीलिए अब थोर एंड थैनोस का फिर से बैटल होगा एंड थोर अगेन ऑडिन फोर्स से थैनोस को बीट कर सकता है। यानी हम जितने भी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर ले, थैनोस का मरना तो तय है थोर के हाथों। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि अगर थैनोस ने इस स्पेसशिप पे अटैक किया था, तो इस स्पेसशिप पे अटैक करने के बाद ही हाइमदाल ने हल्क को अर्थ पे भेजा था एंड इसी की वजह से अवेंजर्स को ये बात पता चली कि थैनोस आ रहा है। तो हाँ, अगर थैनोस स्पेसशिप के ऊपर अटैक ही नहीं करता है एंड सब अवेंजर्स के ऊपर चुपचाप अटैक करने चला जाता है, फिर वो चुपचाप अटैक करते हुए विजन को मार दे, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन छीन ले, तो इसके बाद क्या वो ब्लिप कर सकता है, राइट? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो आप फिर से गलत हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइमदाल को पूरे स्पेस का नॉलेज है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसे ये बात भी पता होगी कि थैनोस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है एंड यही सब बातें हाइमदाल सीधा थॉर को बताएगा। थॉर फिर से जाएगा एंड 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस की फिर से बैंड बजा देगा। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आती, क्योंकि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थैनोस ने कभी अटैक किया ही नहीं था, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता ही नहीं, इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसे इवेंट्स। सबसे पहली चीज जो होनी है वो है नॉन टाइम ट्रैवल, क्योंकि आयरन मैन ने इन्वेंट इसीलिए की थी टाइम मशीन, ताकि वो समय में पीछे जा सके एंड स्टोन्स को ला सके। लेकिन जब थैनोस का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो पीछे जाने की जरूरत क्या है? जिससे क्या होता कि आयरन मैन की कभी डेथ ही नहीं होती, कैप्टन अमेरिका कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी वो टाइम में पीछे नहीं जाता, तो स्टिल अभी भी वो कैप्टन अमेरिका होता। हॉकाई अपनी वही खुशी वाली जिंदगी जी रहा होता, हमारी ब्लैक विडो भी अभी जिंदा होती एंड हल्क का तो पता ही है आपको। एंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एंट मैन यहाँ पे यानी क्वांटम रैलम में फंसता ही नहीं, क्योंकि बाहर वाले सब लोग गायब होते ही नहीं, क्योंकि ब्लिप की वजह से तो गायब हुए थे ये। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसका टाइम स्टोन स्टिल रहता एंड ही इज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कमाल की बात रहती, मतलब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन रहता तो वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का बहुत बुरा हाल कर सकता था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है तो विजन के पास भी तो माइंड स्टोन है, एंड अगर विजन को ही कुछ नहीं होता तो वांडा कुछ करती ही नहीं, यानी वांडा कभी भी पागल होती ही नहीं, वो अपनी खुद की रियलिटी तक नहीं बनाती, वांडा विजन जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती, यानी ऑब्वियसली वांडा कभी एविल बनती नहीं एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी नहीं होती। वांडा के हाथ डार्क होल लगती या वो अगाथा से मिलती, ये टोटली डिफरेंट हो जाता है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो ओवरऑल इसी तरह से सब कुछ शॉर्टेड हो जाता, सब अपनी अपनी जगह खुश, ना ही अपना आयरन मैन मरा, ना ही अपना हेमदाल मरा, कैप्टन अमेरिका कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ, यानी स्टिल हमें कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता। लेकिन खैर हमारा टॉपिक तो ये था कि व्हाट इफ थॉर गेट्स ऑडिन फोर्स, हम तो कहीं और ही पहुंच गए। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो अवेंजर्स एंड गेम के बाद कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई है अवेंजर्स की या किसी पर्टिकुलर मेंबर की जो थॉर से लिंक्ड हो। अगर मैं कोई स्किप कर रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर कर देना। लेकिन खैर इसके बाद थॉर की थॉर लव एंड थंडर मूवी आई थी, जो कि टोटली चेंज हो जाएगी अगर थॉर के पास ऑडिन फोर्स होती तो।
सबसे पहली बात, गॉर की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम वैसी ही होनी थी। वो सब गॉड्स को किल करने के लिए आता, लेकिन वो एक एक करके गॉड्स को मारने के लिए आता एंड एस्गार्ड पहुंचता थॉर को मारने के लिए। थॉर को ऑलरेडी ये बात कभी भी पता नहीं चलती कि गॉड जैसा कोई बीइंग सबको मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि थॉर को लव एंड थंडर में ये बात पता चली थी गार्डियंस के थ्रू, क्योंकि गार्डियंस को ही वो डिस्ट्रिक्ट कॉल आ रही थी, तब की थॉर को पता चला कि हाँ कोई गॉड बुचर है। अगर इस टाइमलाइन की अपन लोग बात करते हैं तो थॉर कभी गार्डियंस से मिला ही नहीं है, या अगर बैटल में मिलता है तो बहुत कम टाइम के लिए। इसीलिए गॉड सब गॉड्स को मारते हुए थॉर की तरफ बढ़ रहा था एंड अब वो थॉर से फाइट करेगा। थॉर वर्सेस गॉड की फाइट बहुत भयानक चलेगी, बट अगेन थॉर उसे आराम से बीट कर सकता है ऑडिन फोर्स की हेल्प से। मैं मानता हूँ कि गॉर एक बहुत पावरफुल विलन है, लेकिन एमसीयू में उसे भी वेस्ट कर दिया गया है एंड जितना उसका पावर लेवल दिखा भाई थॉर उसे आराम से बीट करने वाला है। अगर यहाँ पे थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं भी होता है, म्योनिर नहीं भी होता है, थंडर बोल्ट भी नहीं होता है, तो तब भी थॉर के पास गमनीट प्लस उसकी ऑडिन फोर्स रहेगी जो कि अनस्टॉपेबल है। मुझे नहीं लगता कि एमसीयू का गॉर एमसीयू के सर्टर से ज्यादा पावरफुल है एंड इस सर्टर को बीट किया था अपने ऑडिन ने ऑडिन फोर्स की हेल्प से, तो थॉर की ऑडिन फोर्स तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होगी, तो आई थिंक गॉर नहीं टिकने वाला। खैर यहाँ पे भी कई पॉइंट्स आते हैं कि अब थॉर कभी ओलंपस गया ही नहीं था, ज्यूस के साथ उसका कभी पंगा ही नहीं हुआ, तो हरक्यूलिस अब आएगा ही नहीं। सेकंड कि अब थॉर के पास कोई वेपन ही नहीं है, लाइक स्टॉर्म ब्रेकर कभी बना ही नहीं, थंडरबोल्ट को वो लेके आया ही नहीं, एंड थर्ड उसका म्योनिर उसके पास नहीं है, सचमुच नहीं है, क्योंकि अब एंट्री होगी जेन की। इस मूवी में जेन का कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर चलेगा जैसा लव एंड थंडर में था। वो अपने डिजीज से लड़ रही होगी, फिर म्योनिर को पकड़ेगी, बट ये सीधा एस्गार्ड आ जाएगी, क्योंकि एक बार पहले भी एस्गार्डियंस ने इसे ठीक किया तो वो फिर से कर सकते हैं। वो जस्ट बोलेगी हाइमदाल खोल दो इस पोर्टल को एंड वो पहुंच जाएगी वहां पे, क्योंकि हाइमदाल तो अभी जिंदा है। इसीलिए जब वो वहां पे पहुंचेगी तो एस्गार्ड की टेक्नोलॉजी प्लस मेडिकल फील्ड हमसे काफी ज्यादा एडवांस है, तो डेफिनेटली वो जेन को ठीक कर देंगे। तो यानी कि अब जेन भी खुश, थॉर को उसका इकलौता वेपन उसका दोस्त म्योनिर वापस मिल जाएगा, वो एस्गार्ड पे राज करेगा, एस्गार्ड का किंग बन के, एंड सब कुछ सॉर्टेड। लेकिन आपने इस पूरी चीज में कुछ और चीजें नोटिस की? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉर एंड इटर्निटी के कनेक्शन की। देखो, गॉर इटर्निटी तक पहुंच पाया एक की हेल्प से, एंड वो की था अपना स्टॉर्म ब्रेकर, लेकिन हमारी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थॉर कभी गार्डियन से मिला ही नहीं, तो स्टॉर्म ब्रेकर बनेगा कैसे? डेफिनेटली इस टाइमलाइन में स्टॉर्म ब्रेकर जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसीलिए अब अपना गॉर कुछ नहीं करेगा, जस्ट सिंपली थॉर को मारने के लिए जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए वो इटर्निटी से कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पहुंचने की ही नहीं है। तो अब यहाँ से गॉर ने जो अपनी बेटी को जिंदा करने की विश मांगी थी वो भी कहीं पे भी ऐड नहीं होगी, इसीलिए लव जैसी कैरेक्टर भी पूरी एमसीयू में हो ही गई नहीं। यानी लव का कैरेक्टर एमसीयू से गायब एंड थॉर एंड जेन मजे से खुश अपनी जिंदगी में, एंड थॉर भी एस्गार्ड का न्यू किंग। हालांकि अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी कि हाँ लव ही तो गायब हुई और क्या हुआ, लेकिन ये कैरेक्टर सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीयू के फ्यूचर के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो हाँ, अगर एमसीयू के फ्यूचर में इसका कोई बड़ा रोल होता है तो तब आप इस वीडियो के बारे में एक बार फिर से सोचोगे कि हाँ अगर ये नहीं होती तो भाई ये तो होता ही नहीं कुछ। लेकिन खैर बाकी थॉर की जिंदगी अब मस्त कटेगी एस्गार्ड का किंग बनते हुए। अब एमसीयू किस तरह से फ्यूचर में थॉर को दिखाता है उसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, अभी तो सब कुछ कवर कर दिया। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो नहीं बन सकती है, तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। आपको व्हाट इफ का अगला एपिसोड किस कैरेक्टर के ऊपर चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हमें कमेंट जरूर कर देना, जरूर से जरूर कर देना, एंड अपना पर्सनल ओपिनियन भी जरूर कमेंट में बता देना। खैर अगर आपको ये व्हाट इफ का वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।